मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य का व्याख्या भाग। उससे पहले यदि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए चलने की शक्ति, अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी स्थितियां हैं, जैसी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं, उन सबको ग्रहण कर और निरंतर क्या कि कल कल छल छल करते हुए, जैसे नदी का पानी कल कल छल छल करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का भी यही भाव, यही उद्देश्य है। और योगदान की जहां तक बात है तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का हिंदी काव्य को योगदान वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना अच्छा योगदान और इतनी अच्छा साहित्य हिंदी साहित्य को प्रदान किया। रचना की प्रेरणा विविध स्रोतों से मिला करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई एक रचनाकार, कोई साहित्यकार, कोई कवि, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, रिपोर्टर, संस्मरण, इंटरव्यूकार, जो भी कुछ कोई रचना करता है वो मात्र और मात्र या सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत नहीं होता, उसके लिए कई स्रोतों का सहारा लिया जाता है, जिसमें विविध स्रोतों का सहारा लिया जाता है। वे अपने युग के जीवन परिस्थितियों से, महापुरुषों से, प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित होता है, अर्थात अपने इर्द गिर्द जो कुछ होता है, जो कुछ घटनाएं घटित होती है, उन सब का सहारा लेकर, उन सब की प्रेरणा लेकर, उन सब का एक पल्ला पकड़कर, मोटे मोटे अर्थों में पल्ला पकड़कर और उसका सहारा लेकर के वो आगे बढ़ता नजर आता है। समर्थ कवि युग का मार्गदर्शन करने की क्षमता भी रखता है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक अच्छा समर्थ कवि, एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवि युग का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। उस युग में क्या क्या घटित हो रहा है उसको क्या एक तरह से ग्रहण करने की, उसके क्या उसको अपनाने की भी क्या की क्षमता रखता है। गुप्त जी का उपयोगितावादी दृष्टिकोण रहा है। अब गुप्त जी का जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण, अर्थात हर चीज का उपयोग हो, हर चीज का यूटिलाइजेशन हो। आपने कुछ को ग्रहण कर लिया, कुछ को छोड़ दिया, अच्छी घटनाओं को लेने का मानस उसके बावजूद क्या उनको छोड़ दिया, तो वो क्या उसको उपयोगितावादी नहीं कह सकते हैं। इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटित हो रही है देश में, समाज में, प्रांत में, स्थानीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर, वो घटनाओं को यदि उनमें से एक भी घटना छूट गई या रह गई तो फिर वो क्या उपयोगितावाद का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार उनका यह ध्यान रहा है कि जो लिखा जाए उससे पाठक को कोई लाभ भी हो और कोई प्रेरणा भी मिले। कितनी महत्वपूर्ण बात गुप्त जी ने कही है कि जो भी कुछ लिखा जाए, जो भी कुछ रचना, जो भी कुछ साहित्य की रचना की जाए, उसका क्या कि फायदा पूरा पूरा मिले, आम आदमी को मिले, आम तबके को मिले, आम जनता को मिले, देश को मिले, समाज को मिले, मतलब प्राणी मात्र को मिले, चींटी से लेके हाथी तक, तिल से लेके ताड़ तक, सबको उससे प्रेरणा मिले, ज्यादा से ज्यादा उससे लाभ उठाए, ज्यादा लाभ मिले, तो वही रचना क्या एक तरह से कारगर साबित होती है। केवल मनोरंजन करने को वे काव्य का उद्देश्य नहीं मानते कि चुटकुले होते हैं, हंसी मजाक की रचना होती है, वो कोई एक उद्देश्य, एक साहित्य नहीं होता कि मनोरंजन के लिए आपने क्या कि एक तरह से वो कर दिया ना। मनोरंजन नहीं होना चाहिए, लाभ का भाव होना चाहिए, लाभ की प्रेरणा मिलनी चाहिए। एक लाभ उसको क्या समाज को मिले, आम आदमी को मिले कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद महान क्यों थे, क्योंकि उन्होंने समस्या उठाई और उसका समाधान भी क्या की समाज को प्रस्तुत किया, समाज को बताया। तो वही बात क्या गुप्त जी कहना चाह रहे हैं, केवल मनोरंजन करने को वो काव्य का उद्देश्य नहीं मानते, वे समय के साथ समाज में परिस्थिति में आते हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर काव्य रचते गए और पौराणिक कथानकों के चित्रण में भी समकालीन स्थितियों का समावेश करते रहे।
समय परिस्थितियों के अनुसार वैदिक हो, पौराणिक हो और कोई रचना हो, सबको क्या साथ साथ लेकर चलते रहे। इस दृष्टि से गुप्त जी की कालानुसरण विशेषता को यहाँ एक नहीं कई बिंदुओं में, कई शीर्षकों में क्या एक तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें कि हिंदी काव्य को गुप्त जी का क्या योगदान रहा। यदि हम इसको क्या हम बात करें क्या योगदान रहा, तो समाजोन्मुखता में योगदान, अगर इसको हम ले पहले कि समाजोन्मुखता में योगदान, कि गुप्त जी ने अपनी रचना में उदात्त चरित्र चित्रण को प्रधानता दी है। एक महत्वपूर्ण धीर वीर गंभीर चरित्र को क्या की प्रधानता दी है। गांधीवाद पर आस्था रखकर उन्होंने देश और समाज के उद्धार में सहयोगी बनने की आकांक्षा को स्पष्ट किया है। वे ग्राम, नगर, जनपद, अरण्य सभी के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। वे ग्राम, नगर, जनपद और अरण्य सभी के सामाजिक जीवन के पक्षधर थे। इसी कारण वे अपने कवि कर्म को समाजोन्मुख बनाने में सचेष्ट रहे। मतलब हर क्षेत्र में, मतलब छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक हर क्षेत्र को क्या समाजोन्मुख बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अन्य कवियों को इस दृष्टि से भी मार्गदर्शन दिया। गुप्त जी ने नहुस, किसान, प्रदक्षिणा, झनकार, जय भारत आदि रचनाओं में अपनी समाजोन्मुखी काव्य चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। इस संदर्भ में उन्होंने राजा प्रजा की सहभागिता को समाज हित के लिए आवश्यक बताया। कोई जमाना था, राजा महाराजाओं को जमाना था। अब राजा वही श्रेष्ठ रहता है, वही माना जाता है जो जनता के एक तरह से क्या कि प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा के हितों का ख्याल रखे और केवल अपने के स्वार्थों की पूर्ति करे, केवल अपने मतलब की ही बात करे और प्रजा बेचारी रोए, तो क्या कि वो फिर राजा नहीं होता। अब इसका परिवर्तित रूप हो गया। पहले राजा महाराजाओं का जमाना था, आज डेमोक्रेसी, आज लोकतांत्रिक प्रणाली है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, कानून कायदे से शासन चलता है, जनता तक सारी बातें पहुंचती है। जनता अपनी क्या एक तरह से समस्या पुकार मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। वो उन्हीं भावनाओं को ध्यान रखते हुए क्या की योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। तो वही बात क्या कि गुप्त जी कहते हैं। और क्या कि एक तरह से समाज हित होना चाहिए। समाज हित के बिना क्या सारी व्यवस्था क्या कि डावाडोल सी नजर आती है। तो गुप्त जी ने कालानुसरण की अपूर्व क्षमता व्यक्त कर राष्ट्रीय जागरण को निरंतर मुखरित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य को भाषा, शैली, काव्य रूप, वर्ण विषय, पात्रों की विविधता के साथ साथ समाज हित की भावना से समन्वित बनाने का भी उन्होंने प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी विशेषताओं से उनके काव्य प्रदेय, विशिष्ट एवं अंतम माना जाता है। क्या माना जाता है? संक्षेप में एक और मैं थोड़ा सा और कहूं कि काव्य विषय के क्षेत्र में योगदान, कि गुप्त जी के काव्य में कोई एक वर्ण विषय नहीं है। जहां महादेवी वर्मा केवल छायावादी ढंग की रचनाएं करती रही, विरह, करुणा, वेदना, रहस्यात्मकता ही उनके काव्य विषय रहे, वहीं गुप्त जी ने राम संबंधी, कृष्ण संबंधी, वैष्णव भक्ति संबंधी, सिख धर्म, शाक्त मत, इस्लाम संबंधी, ऐतिहासिक वीरों से संबंधित, भारतीय अतीतकालीन सांस्कृतिक वैभव से संबंधित काव्य रचा। एक नहीं अनेकों क्षेत्रों में क्या कि गुप्त जी ने क्या काव्य रचा। सारे धर्मों को लिया, सारे एक तरह से क्या रीति रिवाज, सारे परंपराओं को क्या कि आत्मसात किया, ग्रहण कर क्या कि अपने काव्य में क्या कि एक तरह से स्थान दिया, जगह दी। तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय चेतना और जनजागरण वाली कविताएं भी रची। उस समय क्या स्वतंत्रता का, क्रांतिकारियों का, एक देश आजादी की क्या अभिलाषा जबरदस्त क्या कर रहा था कि हिंदुस्तान को, देश को आजादी मिले और ये फिरंगी लोग हैं, ये अंग्रेज लोग हैं, इनको क्या कैसे भगाया जाए। तो उन्होंने भी क्या एक तरह राष्ट्रीय चेतना और जनजागरण वाली कविताओं की रचना की। मातृभूमि और राष्ट्र भाषा के महत्व पर उन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा। उनकी भारत भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की जितनी प्रेरणा दी, उतनी सबकी रचनाएं मिलकर भी नहीं दे पाती। भारत भारती एक स्वतंत्र संग्राम के क्रांतिकारियों को, देश को, समाज को एक नई प्रेरणा दी कि उठो और वीरों क्या कि देश के लिए, समाज के लिए क्या कि आप अपना सब कुछ क्या कि एक तरह से न्यौछावर कर दो।
तभी ये देश को सच्चे मायनों में क्या कि आजादी मिलेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा कुछ नहीं कहकर मैं, ये संक्षिप्त भूमिका थी। और अब क्या कि व्याख्या भाग। मेरे रंग रूप यदि तुमको अपना गर्व रहा, तो इसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। प्रस्तुत अवतरण राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से उद्धृत है। यह यशोधरा का आत्मकथन है कि पति सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद अपने जीवन को लेकर यशोधरा चिंतन मनन करने लगती है। निष्क्रमण के बाद क्या कि वो निरंतर चिंतन करती रहती है और अपने पति सिद्धार्थ ने जो कुछ किया उसके बारे में बिल्कुल शांत भाव रखकर स्वयं को ही कहती नजर आती है कि अब मेरी बारी है कि मैं क्या कर सकूं मेरे पति के लिए, क्या कि एक तरह से मेरे जो निष्क्रमण कर या मुझसे बिना बताए क्या कि एक तरह से क्या कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जंगल गए हैं। तो स्वयं को ही आत्मसात करते हुए, स्वयं को ही एक तरह से स्वयं की ओर इंगित करते हुए कहती नजर आती है। व्याख्या भाग देखिए। हे मेरे रंग रूप, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व रहा है, अर्थात रूप सौंदर्य में स्वयं को अद्वितीय मानती रही हो, परंतु यह झूठा गौरव था। तुम रूप सौंदर्य के गर्व को व्यर्थ ही मान रही हो, क्योंकि मनुष्य का रूप रंग सदा एक सा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन और विकार आ जाता है। मेरे पति ने भी कितनी ही बार इस तथ्य को लेकर कहा कि फूल तो सुबह खिलता है, अपनी सौरभ बिखेरता है और सायंकाल होते ही मुरझा जाता है, उसका रूप रंग स्थायी नहीं रहता है। इस तथ्य को जानती भी मैं न समझ बनी रही। मेरा अंतरतम या हृदय भी कितना विकृत और विकारग्रस्त रहा जो इस बात से अनजान बना रहा। अतएव आर्यपुत्र निष्क्रमण कर एवं कठिन तपस्वी जीवनचर्या अपनाकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब तपस्विनी की तरह जीवन यापन करने की परीक्षा मुझे भी देनी है। विशेष में रूप सौंदर्य पर गर्व करने वालों को नादानी और संसार की परिवर्तनशीलता इसमें व्यंजित की गई है कि जो रूप सौंदर्य पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, उसकी ओर संकेत किया। और संसार में क्या कि हर चीज परिवर्तनशील है, जैसे कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, स्थायी कुछ नहीं है, सब अस्थायी सा नजर आता है। एक पानी का बुदबुदा, जैसे कबीरदास ने कहा, पानी केरा बुदबुदा अति मानस की जात। इसमें अनुप्रास अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है, आपेक्षक अलंकार प्रयुक्त है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थी।